प्रोसेस। आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। हम उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं जिनके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो कोई छोटी से छोटी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या कोई बहुत बड़ा हायर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो। सो सिंपल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, हायर एनिमल्स, दे कांट लिव विदाउट दीज लाइफ प्रोसेसेस। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस में है, सबसे पहले हमें एक डाइजेशन, जिसके बिना कोई भी सेल, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही हो, वो भी डाइजेशन के बिना नहीं रह सकता है। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बिना कोई सेल नहीं रह सकती है। देन दिस एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, इसके बिना कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है। हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से ही बनते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक सेल के बेसिक फंक्शंस होते हैं, तो ये सब सेल्स को परफॉर्म करने ही करने होते हैं और इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं जो ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। दीज आर सम वाइटल प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव। सो आज हम सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन। लेकिन डाइजेशन से भी पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डाइजेशन से पहले हमें फूड का इंटेक करना होगा, यानी हमें कोई ना कोई फूड लेना होगा। ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना प्रोसेस जो फूड लेने का होता है, इस प्रोसेस को आप बेहतर जानते हो कि उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और टेकिंग फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उसके टाइप डिफरेंट हैं। कोई हाथों से खाता है, कोई एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई खुद बना लेता है, कोई दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये वेरी करता है। तो आज हम न्यूट्रिशन में फर्स्ट तो मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूट्रिशन जो है, आप ऑब्वियसली न्यूट्रिशन के लिए जो दो बेसिक कम्युनिटी हैं वो है एक प्लांट की कम्युनिटी जिनको न्यूट्रिशन चाहिए और एक है एनिमल की कम्युनिटी जिनको न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि ये ही बायोटिक एलिमेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग, तो उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे बॉडी को फ्यूल की रिक्वायरमेंट, किसी मोटर को फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही सब बॉडीज़ को, जो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड है दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट इज डिफरेंट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल इज डिफरेंट। सो बेसिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन प्लांट, न्यूट्रिशन को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर प्लांट्स आते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, सो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ by using the solar energy, by using the CO2 present in the atmosphere, and by using chlorophyll and sunlight and water also. इनको यूज़ करके प्लांट्स जो है अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं, अपना भोजन, अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेती हैं। तो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ सिंथेसाइज कर लेते हैं फूड को। तो इसे में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही इस कैटेगरी में आते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। बाकी जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सोलर एनर्जी को और बाकी के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। सो वी आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड, बट नॉट ऑल। सभी एनिमल्स जो होते हैं वो फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड नहीं है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो बेसिक स्टेप है एनर्जी गेन करने के लिए, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो प्लांट्स है। तो प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और एनिमल्स का हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इन दोनों में डिफरेंस मैंने अभी बताया। प्लांट्स अपना जो सेल्फ सिंथेसाइज कर सकते हैं फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के प्रिपरेशन के लिए, उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड फॉलो करने वाले एनिमल्स बोलती हैं। तो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो कई तरीके हो सकते हैं न्यूट्रिशन को गेन करने के। कुछ जो होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि वो अपने हाथ
कोई भी जो भी फूड है उसको कैप्चर करते हैं, हाथ में पकड़ के मुंह में माउथ से खाते हैं, उन्हें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सड़े गले रॉटन चीज़ों को खाते हैं और फिर उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इसमें बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और कुछ बड़े भी आते हैं, लेकिन बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और तीसरा एक होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम उसको कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है या उसके ऊपर फीड करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, उससे शेल्टर भी गेन कर सकता है वो, और उसको लेकिन हार्मफुल होता है। सो parasitic mode of nutrition can also be there in heterotrophic mode, and also there is one more type of nutrition that is called as the symbiotic nutrition. Symbiotic association कुछ इस टाइप का न्यूट्रिशन का फॉर्म है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक चीज़ वो दूसरे को हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फूड प्रोवाइड कराएगा और दूसरा उसको शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, कुछ इस तरीके का एसोसिएशन होता है। बस इसमें और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक गेस्ट है और एक होस्ट है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, दैट इज़ द होस्ट। और जो न्यूट्रिशन लेगा और उसके शेल्टर को यूज़ करेगा बट उसको हार्म करेगा साथ में, उसको हम गेस्ट पैरासाइट कह सकते हैं। पैरासाइट माने गेस्ट ही है इसमें, इसको इस एस्पेक्ट में आप देख सकते हो। सो आप पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ये देखेंगे कि उसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड है और दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसका लॉस हो रहा है, उसको हार्म हो रहा है, उसको नुकसान हुआ है। लेकिन जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है उसके अंदर दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ बैंक सिस्टम कि मुझे भी फ़ायदा होगा और उसको भी फ़ायदा होगा। तो जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सिम्बियोटिक एसोसिएशन, बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। तो आपको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है उन सब के जो डेफिनेशंस हैं वो आपको पता चल गए हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से कहाँ डिफरेंस है ये भी पता चल गया है। आपको इनके एग्जांपल्स जो हैं वो ज़रूर कर लेने चाहिए और आपको एक चीज़ ज़रूर याद करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर हायर ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉप्स में आते हैं। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो हमारे आसपास की चीज़ों को, ऑर्गेनिक फूड को या फूड मटेरियल को या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करके ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉलर कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, ये उसमें आते हैं। लेकिन कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, जैसे ईगल हैं या वल्चर्स हैं, इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। अगर हायर एनिमल्स हैं आप उन्हें स्कैवेंजर की कैटेगरी में, जो बाइटिंग और टीयरिंग करके करते हैं अपना न्यूट्रिशन को, वो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को ही ऑब्वियसली लेते हैं, लेकिन वो हायर एनिमल्स हैं। और बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स की चीर फाड़, टीयरिंग एंड बाइटिंग वो हैबिट शो करते हैं, तो उन्हें हम स्कैवेंजर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ईगल को रखते हैं, डॉग्स वगैरह भी होते हैं, वल्चर्स होते हैं, हॉक्स होते हैं, इन सबको हम इसी कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो आपको अभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट शो करता है उसमें आप ये तो जानते ही हो, आप सब बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये भी आपको पता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट की वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं और सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। सोलर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वाटर और क्लोरोफिल की मदद से वो अपना जो है फूड बना लेते हैं। फूड मीन्स ग्लूकोज बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। सबका एक ही मतलब होता है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसके अंदर उसे कन्वर्ट कर देती हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं, आपको सिर्फ प्लांट न्यूट्रिशन में इतना याद रखना है कि प्लांट कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द फूड। आपको याद करना है रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द प्लांट्स आर द CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
इन 4 चीज़ों से खाना प्रिपेयर होगा और उसके बाद बनेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च बोल सकते हो। ये प्लांट का फूड होता है। उसके साथ में एज अ साइड बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो तो एनवायरनमेंट में मिल जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो ये प्लांट्स हैं हमको वो ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन कौन सी प्रोसेस से देते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से देते हैं। तो आपको एक चीज़ जो है वो याद रखनी चाहिए कि प्लांट्स टेक इन CO2 and they release O2 only when they are performing photosynthesis. Otherwise, they also breathe or during night time plants don't do photosynthesis because solar energy is absent at that time. It is not available at the night time. So plants also breathe like us. They also take in O2 and they also release CO2. That is why some people say कि रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो है वो भी रात के टाइम ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमको ये याद रखना है कि ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन CO2 एंड गिव आउट O2 and other time when it is not performing photosynthesis it also take in O2 and releases CO2. So साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का तो साइट एक ही है, यानी कि कहाँ पर होता है। ऑब्वियसली प्लांट का फोटोसिंथेसिस उसकी लीव्स में होता है, तो लीव्स को हमें ध्यान रखना है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज द लीव्स। प्लांट्स में लीफ के अंदर ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो आप कई बार पढ़ चुके हो, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रोल सिर्फ इतना है कि वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर ले सकता है। कोई और चीज़ ऐसी नहीं है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो हम इसीलिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि हम एनिमल्स में क्लोरोफिल जैसा कोई पिगमेंट नहीं है, तो हम अपना खाना तो बना ही नहीं सकते। बट ओनली प्लांट्स हैव दिस क्लोरोफिल पिगमेंट which converts the solar energy into chemical energy. Solar light energy को it convert into the chemical energy. This chemical energy then breaks CO2 and this reduced carbon dioxide makes the carbohydrate. अगर ये रिडक्शन नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। अगर CO2 का रिडक्शन नहीं होगा, सोलर एनर्जी से लाइट एनर्जी जो होती है उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये CO2 का रिडक्शन भी नहीं होगा। इस CO2 के रिडक्शन के बिना कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। अब प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए देखो, अभी हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं या न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, अभी न्यूट्रिशन पे ही है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का ये प्रोसेस था। प्लांट्स में ऑक्सीजन और CO2 का जो आना जाना है वो कहाँ से होता है। जैसे हम एनिमल्स हैं, हम नोज से ब्रीथ करते हैं, कुछ एनिमल्स स्किन से ब्रीथ करते हैं, लेकिन जो ये हैं प्लांट्स, इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग पैसेज है और दैट इज़ द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं उनके लीफ के जो निचली सतह पर, यानी कि स्टोमेटा आर सम टाइनी ओपनिंग्स और सम टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट अंडर द लीफ एंड दिस स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 इन्हीं के थ्रू आना जाना होता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ फीड मैकेनिज्म, जिसमें अगर कोई चीज़ की एक्सेस हो जाती है तो वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर उसकी डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स में तो वो ओपन रहते हैं और प्लांट एटमॉस्फेयर से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं थ्रू दिस स्टोमेटा। तो आपको इसके अंदर न्यूट्रिशन में, प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर आपको ऑटोट्रॉफिक मोड पता चल जाएगा। और अब आप आ जाइए अपने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में आपको जो करना है, जिस पे फोकस करना है, वो है आपका अमीबा का न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इन मल्टीसेल्युलर। ऑल्सो डाइजेशन
डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, ये भी आपको एक पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले आ जाओ आप न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल जो होते हैं, वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक यूनिसेल्युलर जो वन सेल के हैं, सिंगल सेल्ड हैं, और एक मल्टी सेल्युलर जो हायर ऑर्गेनिज्म है, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो न्यूट्रिशन जो अमीबा में है उसका जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर अमीबा एक ही सेल है लेकिन उसको सारे ही फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। उसमें डाइजेशन भी होगा, उसमें रेस्पिरेशन भी होगा, उसमें एक्सक्रीशन भी होगा, तो सारे ही प्रोसेसेस अमीबा को भी करने पड़ते हैं। तो आपको अमीबा के न्यूट्रिशन के अंदर याद रखना है कि अमीबा को पहले, अमीबा जो होता है एक जेली टाइप का कुछ ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी शेप को बार बार मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंगली। तो जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो वो अपना फूड कैप्चर करने के लिए अपने शेप को मॉडिफाई कर लेता है और अपना जो शेप है उससे कुछ इस टाइप से फोल्ड एक्सटेंशंस बना लेता है जिससे वो फूड को कैप्चर कर पाए। और उन्हीं एक्सटेंशंस को जो उसके फास्ट फीट होते हैं उन्हीं को हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया आर द फास्ट फीट ऑफ द अमीबा विच आर द मॉडिफाइड एक्सटेंशंस ऑफ अमीबा। तो अमीबा उस फूड पार्टिकल को जरा ट्रैप कर लेता है, फूड पार्टिकल उसको फिर अंदर एक कैविटी के अंदर उसे ट्रैप करने के बाद वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो उसका रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अमीबा अपना सूडोपोडिया या उसकी मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे वो बाउंड्री पर आ जाती है और बाउंड्री से फिर वो उसे रिलीज कर देता है। और इस तरीके से जो एक्सक्रीटेड मटेरियल होता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर नॉट ऑफ द यूज ऑफ अमीबा, वो उसको थ्रो आउट कर देता है। सो ऑल द फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। इसीलिए अमीबा का जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल के तौर पे हमको जरूर करना पड़ता है। और इस प्रोसेस के जो चार्ट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अंदर आपको द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बाय अमीबा इज फेगोसाइटोसिस। दिस फिनोमिना मस्ट बी you just keep it in your mind कि अमीबा का प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज फेगोसाइटोसिस। एंड आपको उसके सूडोपोडिया के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर सूडोपोडियाज फास्ट फीट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीबा। आपको हमेशा बताना होगा कि वो सूडोपोडिया होते हैं और उनका आपको याद रखना चाहिए ज़रूर। सो ये अमीबा के बारे में मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन। मैं आपको ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स बता देती हूँ, क्योंकि हम अमीबा और जो ह्यूमंस हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बताया था। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, इस तरीके के न्यूट्रिशन के मोड हैं हमारे पास। तो हमारा जो, हम जिस कैटेगरी में आते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा इन यूनिसेल्युलर एंड ह्यूमंस इन मल्टीसेल्युलर। इसमें क्या है, इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फूड का इनटेक दैट इज इंजेशन, उसके बाद फूड का डाइजेशन जिसमें फूड जो होता है वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिगर पार्टिकल्स से स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद है फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी जो बॉडी है चाहे वो यूनिसेल्युलर की है या मल्टी सेल्युलर की है वो उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद है एसिमिलेशन, यानी कि जो एब्जॉर्ब फूड है उसको डिफरेंट लोकेशंस पे पहुंचा दिया जाता है जहां पर वो हर सेल द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। और उसके बाद जो फिनोमिना है दैट इज़ ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड है उसको हमें नहीं रखना है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द बॉडी, दैट इज़ नॉट नीडेड फॉर अवर बॉडी, इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेप्स हैं हमारे न्यूट्रिशन के और इसी से डाइजेशन के स्टेप्स भी बनते हैं। डाइजेशन एक न्यूट्रिशन का एक बीच का प्रोसेस है जिसमें ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस तो इंजेशन है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंजेशन और ईजेशन में। जो पहला प्रोसेस है द इनटेक ऑफ फूड दैट इज
In starts from ingestion and the removal of waste product, that is the last step, that is called as egestion, not ingestion, it is egestion. तो egestion और ingestion में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इंजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप एंड इजेशन इज द लास्ट स्टेप. आपको बस याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन. एक स्टेप याद कर लीजिए, इजेशन इज द लास्ट स्टेप, देन आपको अपने आप अपनी रिवाइज हो जाएगा, वो अपने आप याद हो जाएगा. तो अब हम बारी बारी से जरा इसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट मैं आपको अपनी बताती हूँ डाइजेशन के बारे में. तो डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से पहले आप बस इतना जान लीजिए. The digestion food starts from the mouth and it ends in the anus. ये हमें डाइजेशन के लिए आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट याद करना पड़ेगा. हमारा डाइजेशन मुंह से यानी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और एंड होता है उसका एनस पे जाके. ये माउथ टू एनस का जो ये लॉन्ग ट्यूब है दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक 9 मीटर लंबी, लगभग 9 मीटर लंबी यानी कि नियरली 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है. और इसमें पूरा जब हम खाना खाते हैं वहाँ से लेकर और खाने वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल तक का सारा प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है. तो उसकी जो जर्नी है आपको फूड की, वो आपको एक एक करके एक एक स्टेप करके याद करनी पड़ेगी. तो आप जो माउथ से लेकर और एनस तक का एक जर्नी है उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी और उसके बारे में आपको कहाँ क्या क्या याद करना है वो धीरे धीरे आपको समझाती जाऊंगी. सो ये डाइजेशन का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.